मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। अब मैं आपको समझाता हूं। हमारी ये राशियां 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। चर राशि का मतलब होता है चलायमान। जो राशि चलायमान है वो चर राशि कहलाती है। जो पहले नंबर की राशि थी मेष राशि, वो चर राशि थी। आप नोट ही कर लीजिए जो चर राशियां कौन कौन सी होती हैं। चर राशि होती है नंबर 1 यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। अर्थात चर राशि का तात्पर्य है कि जिन राशियों के स्वभाव में चलायमानता है या चेंज है या जो एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकते, एक ऐसा इनर ट्रेट जिनको कि आपको कुछ ना कुछ चेंज करना मांगता है, आपको कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट रहती है। मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले, तुला वाले, मकर वाले, ये कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करते रहते हैं। तो ये हो गया चर राशि। फिर है स्थिर राशि। स्थिर राशि में आती है वृष राशि, जो भी हमने की है, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये राशि स्थिर राशियां कहलाती है। स्थिर राशियों का जो स्वभाव है, इनर ट्रेट है, वो स्टेबिलिटी का है, यानी जो बार बार परिवर्तन नहीं चाहती। इन्हें बार बार जीवन में परिवर्तन नहीं चाहिए। ये टेबल वर्क करके खुश हैं, यानी एक ही जगह बैठ करके काम करने में इन्हें ज्यादा खुशी मिलती है। फिर तीसरी कैटेगरी है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि का तात्पर्य है जिसमें दो तरह के स्वभाव एक साथ हैं, यानी दो नेचर एक साथ है। इस द्विस्वभाव राशि में हाफ स्टेबिलिटी का गुण है, यानी स्थिरता का गुण है, और हाफ चर राशि के गुण है, यानी चलायमान चेंज का गुण भी है। तो जब ये हम दोनों तरह के गुण एक ही राशि में पाते हैं तो उसे द्विस्वभाव राशि कहते हैं। ऐसे ही ये जो मिथुन राशि है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, मिथुन राशि भी द्विस्वभाव राशि है। मैथुन से मिथुन बना है। यहाँ पर दो लोग हैं। इसे आप कंसेप्ट राशि में और कौन कौन है? मिथुन राशि, बाकी सर कौन सी रहेगी? मिथुन, कन्या, कन्या, धनु और मीन। ठीक है तो सर। इसमें दो हैं। इसे ड्युअलिटी का कंसेप्ट भी कह सकते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश इसमें है। पर जो पुरुष है वो बहुत ही शक्तिशाली पुरुष है, और जो हमारे राशि मानचित्र में दिखाया गया है कि जो पुरुष है वो गदाधारी है। गदाधारी कौन होते हैं? जो पहलवान टाइप के लोग होते हैं, गदा चलाते हैं, या जिनके अंदर बल ज्यादा होता है, जैसे हमारे हनुमान जी, सुग्रीव थे, बाली था, यहाँ से युधिष्ठिर था, है ना। तो आप देख नहीं, सॉरी, युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन था, भीम था। ये सब बलशाली पुरुष थे, और बलशाली शक्तिशाली पुरुषों का जो हथियार होता था युद्ध के लिए, वो गदा होता था। गदा यानी कि गदा शक्तिशाली पुरुषों की शोभा बढ़ाता है। तो मिथुन राशि में जो पुरुष है वो गदाधारी है। गदा को इंग्लिश में क्लब भी बोलते हैं, गदाधारी है। और एक स्त्री है, वो स्त्री हाथ में लालटेन लेकर के खड़ी हुई है, लोगों को
दिशा दिखाने के लिए। तो ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है, यानी कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी इफेक्टिव पर्सनैलिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहां पे ये रंग रूप में सुंदर देखने में प्रतीत होते हैं, वहीं पर ही ये ताकतवर भी नजर में आते हैं। आप एक तरह से ये कह सकते हो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। ये मिथुन की खासियत है कि वो दोनों बोल्ड भी होते हैं और ब्यूटीफुल भी होते हैं। अक्सर इनका चेहरा छोटा होता है, लंबी हाइट के हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर की तरफ ही ज्यादा होता है। कम्युनिकेशंस की राशि कहलाती है। कम्युनिकेशंस की जो स्किल्स होती हैं वो मिथुन राशि के अंदर समाई हुई है। तो बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन के मामले में ये बड़ी अच्छी मानी जाती है राशियां। पब्लिक के साथ पब्लिक डीलिंग को बहुत अच्छा से ये कर सकती हैं। लोगों को बातचीत करने, इनमें बातचीत करने का हुनर बहुत अच्छा होता है, जिससे लोगों को टैकल कर सकते हैं। तो ये मिथुन राशि की खासियत है। अब हमने समझना ये है कि ये काफी, क्योंकि कन्या भी है इसके अंदर, कन्या वाला एक लड़की भी है, एक औरत भी समाई हुई है। जो सब औरत है वो बड़ी सजी धजी हुई है। तो जो मिस्त्री है वो साज श्रृंगार का प्रतीक है, कला का प्रतीक है, क्रिएटिविटी का प्रतीक है, एक्सप्रेशंस का प्रतीक है। वहीं पर पुरुष बोल्डनेस का प्रतीक है, शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों चीजों का, गुणों का, दोनों के अंदर ये पूरा का पूरा इस राशि के अंदर जो है आपको गुण मिलेंगे। तो ये फन लविंग राशि भी कहलाती है। बुद्धि से ये लोग काफी समझदार होते हैं, काफी तेज हो जाते हैं, इसलिए इनको इंटेलेक्चुअल भी कहा जा सकता है। एक तरह से इन्हें आप टॉकेटिव भी कह सकते हैं। और बातचीत करने के मामले में तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले लेते हैं। बातचीत करने की कला में इनका इनिशिएटिव बहुत पहले निकल करके आता है। तो नंबर 3 की राशि को आपने समझना है कि इट्स ए ज़ोडिएक साइन रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन स्किल। ये व्यापारी राशि भी कहलाती है। इनमें व्यापार करने का गुण भी बहुत अच्छा है, बिजनेस करने का गुण भी बहुत अच्छा है। क्योंकि व्यापारी एक जगह टिक करके भी काम करता है और घूम घूम के भी काम करता है, दोनों तरह से करता है। व्यक्ति को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाहर जाना भी पड़ता है और घर पे बैठ करके भी, मतलब अपने ऑफिस में बैठ करके भी काफी लंबे समय तक उसको ऑफिस में भी टिकना है। इसका तात्पर्य ये है, ये राशि वाले लोग ऑफिस में भी फिट हो जाते हैं, व्यापार में भी फिट हो जाते हैं, टूर एंड ट्रेवल जैसे का काम में भी फिट हो जाते हैं। पर इनको 50-50 चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे साल भर इनको घुमाते रहेंगे। इनको आधा काम टेबल वर्क टाइप चाहिए और आधा काम इनको बाहर में मार्केटिंग सेल्स टाइप का काम चाहिए। दोनों तरह के काम का मिक्सअप जब इनको मिलेगा तो ये बड़े खुश रहेंगे, फिर ये बड़े आनंदमय स्थिति में रहते हैं। तो इस प्रकार से मिथुन का एक प्रकार से संबंध, जब हम कम्युनिकेट की बात करते हैं, कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, तो गला जो हमारा ये मेन साधन है कम्युनिकेशंस करने में। तो थ्रोट्स का रिलेशनशिप भी हमारे थर्ड राशि के साथ माना गया है। जैसा कि मैंने कहा, ये इनिशिएटिव लेने वाली राशि है, फर्स्ट इनिशिएटिव लेने वाली राशि है। इसलिए ऐसे लोग जब भी इनको कोई नया आइडिया मिलता है, कुछ नया करने का मन करता है, तो ये फर्स्ट करने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं कि मुझे सबसे पहले चीज को लेकर के आना है, सबसे पहले चीजों में आना है। तो ये मिथुन राशि का खासकर कमाल है। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकता है। सर ये पूछना था आपसे, ये तो हम राशि होगी चंद्र के हिसाब से देखते हैं, जैसे मकर राशि है, तो जो जैसे हमारी ये डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ जैसे आती है, क्या बोलते हैं, जैसे मिथुन राशि में आ जाती है, तो इसका भी इफेक्ट रहता है? जैसे है तो मेरा मकर का मतलब ये अमित राशि होगी, और अमित डेट ऑफ बर्थ 13 जून है, वो मिथुन में आ जाती है। अमित ऐसा है कि वो जी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन साइन से चलती है। सन साइन का क्या मतलब होता है? वहां पर हम लोग सूर्य के परिवर्तन को देखते हैं। सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है।
मतलब चलता तो कहीं नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकली कहीं नहीं चलता, फिक्स है वो, बट ज्योतिष के अनुसार वो चलता है, उसका अपना एक मोशन है, पर वो मोशन कौन सा है? एपरेंट मोशन है, मतलब वो स्थिर है, पर हमें धरती पर रहने वाले लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य चल रहा है, क्योंकि एक सामान्य बुद्धि से देखा जाए तो सूर्य जहां सुबह सुबह उदय हो रहा था, शाम को उसके विपोजिट डायरेक्शन में वो अस्त होता दिखाई देता, दैट्स ए फैक्ट। तो आम इंसान को, आम बुद्धि को क्या लगेगा कि भाई सूर्य पूरब में उदय हुआ था और चलते चलते पश्चिम में जाकर के अस्त हो गया, दैट इज कॉल्ड द एपरेंट मोशन ऑफ द सन। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो इस सूर्य सिद्धांत पर काम करती है कि सूर्य एक महीने तक यानी 30 दिन तक एक ही राशि में रहेगा, एक फिक्स राशि में रहेगा। तो उस समय में पैदा होने वाले लोग वो उस राशि के अंडर माने जाएं। हमारा वैदिक ज्योतिष इस पूरे कंसेप्ट पे क्रॉस मार देता है, वो कहता है नहीं, हमने आधार चंद्रमा को लेना है, आधार चंद्रमा को लेना है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि में बदल देता है, मतलब 2-2.25 दिन में ही अपने जिस राशि में है उससे अगली राशि में एंटर कर जाता है, तो फास्ट प्लेनेट है। तो यानी कि 2.25 दिन में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी एक ही राशि होगी, और अंग्रेजों के हिसाब से पूरे महीने में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी सबकी एक राशि होगी। तो हमारी एक्यूरेसी का लेवल मैथमेटिकली वेस्टर्न की अपेक्षा हमारा कई गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ गया? लगभग लगभग 15 गुना ज्यादा हमारी एक्यूरेसी वैसे ही यहाँ से बढ़ गई, इस सिद्धांत को मानने से कि हम चंद्रमा को मान। दूसरी एक थ्योरी क्या कहती है कि चंद्रमा का संबंध मां से है और सूर्य का संबंध पिता से है। हमारा देश जो कि देवी पूजक कन्या पूजक देश रहा है, अर्थात यहाँ पर स्त्रियों को देवताओं की तरह ट्रीट किया जाता है, देवियों की तरह ट्रीट किया जाता है। और हमारे यहाँ तो एक सूत्र भी है कि स्वर्ग वहीं पर होता है या देवता वहीं पर रमते हैं जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है। अर्थात जिस जगह पर स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है, वहीं पर देवता वास करते हैं। तो यहाँ पर स्त्री को बहुत ऊंचे स्थान पर रख दिया गया है। इसलिए चंद्रमा का संबंध जो है हमारी स्त्री से यानी हमारी माँ से। अब एक तो माँ वैसे ही स्त्री और ऊपर से वो मदर। हम सभी भारतीय लोग हम अपनी मदर्स के साथ सबसे ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। माँ के साथ हमारा अटैचमेंट एक स्वाभाविक अटैचमेंट है। उसका एक रीजन तो ये है कि इस संसार में लाने के लिए माँ ने बहुत बड़ा प्रयास दिया, बहुत बड़ी कुर्बानी की है। 9 महीने तक गर्भ क्षेत्र में रखने के बाद आपको वहां पे एक पालना मिलती है, एक स्पेसिफिक पालना मिलती है, और आफ्टर द 9 मंथ आप इस संसार को देखते हैं, संसार को देखने में सक्षम। पर जैसे ही संसार में आते हैं, सबसे पहला फूड जो कि दूध है वो माँ का आहार है, माँ से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक आहार बच्चे को माँ का दूध होता है। दूध भी चंद्रमा है, ज्योतिष में दूध भी चंद्रमा है, माँ भी चंद्रमा है, और जिन स्तनों के माध्यम से हम लोग दूध पीता है बच्चा, वो भी चंद्रमा है। तो सबसे पहला जो जीवन देने वाला है वो चंद्रमा है, ना कि सूर्य। सूर्य जन्मदाता है, सूर्य सीड है, परंतु धरती का काम जो करता है वो चंद्रमा करता है। इसी प्रकार से माँ हमें रियली जन्म देती है। माँ हमारा पहला सर्वाइवल सबसे पहले मदर की तरफ से आता है, यानी कि डिवाइन मदर। माँ प्रकृति से आता है और माँ प्रकृति उसी समय महिला के स्तनों में दूध उतार देती है ताकि बच्चा सरवाइव कर पाए। और जब बच्चा ऑटोमेटिक कुदरत देखिए, जब बच्चा इस लायक हो जाता है कि उसको दूसरा फूड दिया जा सके, माँ का दूध भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है।
भारतीय संस्कृति प्रकृति के सबसे करीब संस्कृति है। हम वो लोग हैं जो देवताओं को ही नहीं पूजते, पत्थरों को पूजते हैं, जल को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, वनस्पतियों को पूजते हैं। हम हर चीज को पूजते हैं जिससे भी हमें कभी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त हुआ है, हम उसको पूजा करते हैं। तो हमारे लिए मोइन पूजनीय माँ हो गई, इसलिए हमारे यहाँ देवी की पूजा होती है, कन्या पूजन होता है। तो ज्योतिष में चंद्रमा को मेन आधार माना जाता है। तो हमारे यहाँ राशियां फिक्स बाई द मून पावर होती है, मून की प्लेसमेंट से होती है, सन की प्लेसमेंट से नहीं। वेस्टर्न में सन को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। सन का मतलब अल्टीमेट गिवर। अब अल्टीमेट गिवर क्या है, पश्चिम देश में देखो भाई, पिता को तरजीह इसलिए मिलती है क्योंकि पिता कमा के दे रहा है, यानी वहां पे जो भी कमा के देगा, फॉरेन के अंदर जो भी कमा के देगा, बच्चा उसकी तरफ ऑटोमेटिक इंक्लाइन होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारी माँ गरीब भी होगी तो बच्चा उसका रेस्पेक्ट करना नहीं छोड़ेगा, गरीब माँ को भी वो उसी प्रकार से रेस्पेक्ट देगा। तो हमें अमित जी उस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करना, हमने उस वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाना नहीं है, और हमने उसको स्टडी में भी उसका पार्ट, क्योंकि जब आप वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं तो वैदिक ज्योतिष में इन चीजों का कोई भी स्थान नहीं है। और ठीक है सर। हमारी जो ज्योतिष की साइंस है वो मोर एंड मोर एक्यूरेट है, मच मच एक्यूरेट है। ओके सर। तो आज हमारी दो राशियां हुई हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में है या चंद्रमा मिथुन राशि नंबर 3 की राशि में है, उनके लिए आज की क्लास है। और अगर वो कोई भी बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमने राशियों की संख्या को बढ़ाना है फिर अगले हफ्ते से। किसी का कोई क्वेश्चन है? गुरु जी, ये जैसे आपने बताया कि राशि जो है या तो स्थिर है या चर है या डुअल है, द्विस्वभाव है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंसान उसके ऊपर? जैसे सपोज कोई अगर मिथुन राशि में है, उसका लगन, उसका चंद्रमा, तो ये द्विस्वभाव राशि हो गई, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और अगर वो वृषभ का है तो वो स्थिर राशि हो गई, और अगर मेष है तो वो वही चर मैंने राशि हुई। बताया था नवीन जी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ। द्विस्वभाव राशि का मतलब है जिसमें दोनों तरह का स्वभाव है, चर स्वभाव भी है और स्थिरता का स्वभाव भी है, इसे हम ड्यूअल नेचर कहते हैं। आम भाषा में कहूं तो एक व्यक्ति कहता है मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, मुझे एक साथ दो चीज चाहिए, मुझे सैमसंग का मोबाइल भी चाहिए, मुझे एप्पल का मोबाइल भी चाहिए। दैट इज ए कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी। अब ऐसा आदमी डबल माइंडेड कहलाता है। ऐसा आदमी कभी भी पर्सनल लेवल पे डिसीजन नहीं ले पाता जब उसको दो में से एक चीज का चुनाव करना हो। अक्सर ऐसे लोग दो चीजों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब दो ऑप्शन अगर आप दे दोगे तो कंफ्यूजन महसूस करेंगे। ड्युअलिटी का मतलब ये है कि इसको आधा ये भी चाहिए और आधा ये भी चाहिए, मतलब दो चीज चाहिए। मान लीजिए अगर मिथुन राशि का कोई व्यक्ति है जिसे कि हम ड्युअलिटी कहते हैं, वो उससे कोई पूछे हाँ जी बताइए चाय लेंगे कॉफी लेंगे, वो बेशक कुछ भी कहे पर अंदर से उसके मन में चल रहा होगा यार चाय भी दे दे और कॉफी भी दे दे, चाय भी मिल जाए तो भी बढ़िया और कॉफी मिल जाए तो और भी बढ़िया। यानी उसने हमेशा वो दो चीजों को हाथ में लेकर के चलता है। ये द्विस्वभाव कहलाता है, मतलब दोहरा स्वभाव। द्विस्वभाव का एक मीनिंग ये भी दोहरा स्वभाव, हम उन्हें डबल माइंड पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। और ऐसे लोग आपको अक्सर चालाक प्रतीत होंगे, क्लेवर नजर आएंगे, क्योंकि दी की बात है, क्योंकि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहते। मिथुन राशि वाले लोग अपॉर्चुनिटी को पकड़ने में बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। इसी तरह से स्थिर राशि, स्थिर स्टेबिलिटी है, स्वभाव उसका ऐसा है कि हर वो काम करेगा जिसमें उसको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी फील हो।
या वो अपनी लाइफ का टारगेट बनाएगा, भाई मैंने 5 साल काम करना है और 5 साल के बाद फिर मैं ऐसे ऐसे करूँ। यानी पक्के रूप से वो कह रहा है मुझे इतने साल के बाद अब काम नहीं करना, एक जगह मुझे बैठे रहना है, ये स्थिरता है। पर वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा काफी टेंशन में रहते हैं कि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अनस्टेबिलिटी तो चाहिए ही नहीं उन्हें। इसलिए अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के ये लोग काफी चिंतित किए गए हैं। मेष राशि का मैंने जैसे कहा चर राशि, चर का मतलब चलायमान है, जो नित्य निरंतर चल रही है, अर्थात जिस व्यक्ति का मन या दिमाग चलायमान है वह चर राशि के अंडर में आता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है, तो उसका मन थोड़ा चंचल है, चलायमान है। जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी, आपने ना नक्षत्र का बताया था कि जैसे एरीज के, वो मेष के अंदर हमारे भरणी, कृतिका और के 4 चरण थे जैसे, वैसे ही क्या हमारा इसमें टॉरस में और इसमें भी है क्या नक्षत्र? सब में होता है। अच्छा, तो जब आगे नक्षत्र कराएंगे तो उसमें वो चीज आएगी। और जस्ट वो मेष राशि में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि 2.25 नक्षत्र की एक राशि में जी, तो वो राशि को समझाने के लिए एक वो रेफरेंस था, जब जाकर के बात। ठीक है, ठीक है सर। जिस आपने चर राशि का बताया वो स्टेबल नहीं रहते, चेंज करते रहते, तो एक तरह से नेगेटिव हो गया ना, तो उनके लिए स्टेबल ना रहना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ काम ही ऐसे हम जो अगर एक जगह टिक के कर ही नहीं सकते। अब आपने सेल्समैन रख लिया, अब सेल्समैन क्या होता है, आप अक्सर देखते हो उनको घूमना पड़ता है बाहर, तो उनको क्या होता है, उनको चेंज आप डेली दे रहे हो, ऑटोमेटिक चेंज दे रहे हो। वो चेंज जब ही करेगा जब उसको चेंज नहीं मिलेगा। एक चर राशि वाले व्यक्ति को आपने काम ही ऐसा दे दिया जो बाहर ही घूमना है, वो आपके पास 10 साल भी नौकरी करेगा, वो कहीं नहीं भागेगा। दिक्कत उस दिन आएगी जिस दिन कहोगे भाई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा और 9 से लेकर के 6 बजे तक ये काम करके देगा, और उसको कुर्सी पे बैठ के काम करना पड़ेगा। बस फिर उसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, वो कहेगा अब यहाँ से चेंज करो। अगर आपने उसको टूर एंड ट्रेवल के काम में दे दिया, नए नए लोगों से मिलने के लिए काम दे दिया, तो आपने उसकी मनपसंद काम दे दिया और वो कहीं नहीं भागने वाला। चेंज तो आपने ऑटोमेटिक दे दिया। अगर आप रोज नए 5 लोगों की लिस्ट देते हो, जाओ भाई आज इन लोगों से बात करके आओ मेरी कंपनी के बारे में, और वो जा रहे हैं आपकी कंपनी के बारे में बोल करके आ रहे हैं, तो उनको तो चेंज मिल गया ना, फिर चेंज नहीं होगा। ऐसे ही स्टेबिलिटी में किसी आदमी को लिख के दे दो भाई 10 साल तेरी जॉब कहीं नहीं जाएगी, वो आदमी कहीं नहीं लेगा। अगर वो स्थिर राशि का होगा, वो कहेगा यार 10 साल लिख के दे दिए बंदे ने, अब मैं दिमाग ही नहीं लगाना। यानी वो चाह के भी नहीं जाएगा, उसको सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए थी, आपने उसको प्रोवाइड करा दी, वो कभी दूसरी कंपनी की तरफ नहीं जाएगा, और 5-7 हजार रुपए के पीछे तो बिल्कुल नहीं ले जाएगा। तो चर राशि वाले को अगर स्टेबिलिटी मिलेगी तो स्टेबिलिटी की तरफ ना जाके चेंज की तरफ जाएगा। स्टेबिलिटी के 2 मायने हैं, एक तो होता है लाइफ की स्टेबिलिटी और एक होता है जीवन चक्कर काटना। तो ये चक्कर काटने वाला चर है। आपने कहा यार जा तू सब्जी मंडी से सब्जी लिया, फिर वो थोड़ी देर में अच्छा जा तू एक काम कर पार्क में से मेरे बच्चे को उठा ला, आप उसको खुश कर रहे हो, अब वो बिल्कुल खुश है आपकी नौकरी से। दिक्कत वहां आएगी कि खबरदार यहाँ से हिला तो मेरे मेहमान आने वाले हैं, यहाँ कुर्सी लगा के बैठ जा तो हिलेगा नहीं। उस दिन आपने उसको सजा दे दी। और अगर उन्हें देखा एक दिन तो मैं सुलट लूंगा, अगर रोज रोज देंगे वो कहेगा बाबूजी अपनी नौकरी पकड़ मैं तो जाऊँ। ये समझो बात को, राशियां व्यक्ति के मन के बारे में जानने के लिए कि एक आदमी कैसे मन से काम कर रहा है, वो किस चीज को किस एंगल से देखता है, किस पॉइंट को किस उससे देखता है। आपका कोई एम्प्लॉय वृष राशि का है जो कि स्थिरता वाला है, आप कहते हो यार मैं तेरे 6 महीने बाद हर 6 महीने में एक रिव्यू करूंगा तेरे काम का, और अगर काम तेरा अच्छा नहीं हो मैं निकाल दूंगा। आपने उसके सर में ना अनस्टेबिलिटी डाल दी, वो उसी समय जाएगा सबसे पहले का अपना प्रोफाइल डालेगा दूसरी कंपनी में, होगा भाई ये पक्का 6 महीने बाद मुझे फेल कर। बेशक वो एनर्जेटिक है, बेशक काम बहुत अच्छा जानता है, उसके बावजूद उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं इस रिव्यू को सामना करूं। उसके दिमाग में आ गए कि आप निकालोगे 6 महीने, तो उससे पहले वो खुद ही इंतजाम कर लेता है।
सिक्योरिटी को लेकर के बड़ा आपने कॉन्शियस कर दिया, तो वो अपनी मुझे ये सेट पहले निकाले, इससे पहले मैं दूसरी जॉब। तो ये प्रैक्टिकल है ज्योतिष। हमें किसी की राशि पता करके और चीजें नहीं पता करनी, हमें ये पता करनी है बंदा हमारे काम का किस तरह से काम आ सकता है, हम इसके साथ कैसे एसोसिएट्स हो सकते हैं।